अता तारड़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जजेस को मशकूक खत लिखना, उन तक पहुंच जाना, और फिर ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामला चला गया। इतने संगीन मामले के बाद ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में है, वफाकी हुकूमत के कुछ इकदाम सामने भी आए, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर काबीना में क्या बात अब तक हुई है कि इतने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के लिए वफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेगी? बहुत शुक्रिया जी जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि इसको बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है और इस पर मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो तीनों जो हैं इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसका बाकायदा फोरेंसिक करवाया जा रहा है। जो सब्सटेंस, जो पाउडर लाइक सब्सटेंस पाया गया था, तो उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा कि वो सब्सटेंस एक्चुअली है क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कोर्ट प्रेमिसेस की जो सिक्योरिटी है, कोई भी पैकेज या पैकेट जब ऑनरेबल जज साहबान के चेंबर तक पहुंचता है, उससे पहले कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। हमारा तो बतौर वकील भी कोर्ट में बहुत आना जाना होता है, तो एक बाकायदा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीज़ें गुजरती हैं और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब हैं। एक कमरा बनाया गया है चेकिंग के लिए, आप उससे गुजर के तो कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि जब ये ऐसे पैकेट रिसीव होते हैं, तो जब एक एक्सपेंस करके स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं, तो फिर ये स्कैन क्यों नहीं किए गए, इसकी भी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक संजीदा मामला और इसकी भरपूर तहकीकात होंगी और सच सामने आएगा कि ये किसने भेजा, कैसे भेजा और ये सब्सटेंस है क्या। और इस पर जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इसका फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी जो मीडिया कैंपेन और सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, ये मामला मुझे लगता है कि इसके अंदर एक कोई शायद ऐसा अंसर भी शामिल है जो गैर संजीदा है। और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे क्या सराइयों से मेरी गुजारिश होगी कि हमें परहेज़ करना चाहिए और इस पे स्पेकुलेशंस या इस पे एक बहस और एक जो डिबेट छिड़ पड़ी है, जब तक फोरेंसिक का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक तहकीकाती इदारे इस पे कोई हतमी राय नहीं कायम कर लेते, तब तक आई थिंक ये जो रूमर मॉन्गरिंग है और जो क्या सराइयाँ हैं, इनसे परहेज करें तो बेहतर है। अच्छा, अताउल्लाह तारड़ साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फुल कोर्ट का इशारा दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए अदालत में। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो जो हुकूमती कमीशन बनाया जाना था, उसका अब क्या होगा? उस पर वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है? जब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी माज़रत कर चुके हैं, उसकी तफसील और वजाहत भी आज अदालत के सामने पेश की गई। अटॉर्नी जनरल ने भी बात की, मजीद मौक़िफ़ भी सामने रखा गया। तो क्या वो कमीशन अब नहीं बनेगा या बनेगा, क्योंकि वो इख्तियार तो वफाकी हुकूमत ही का है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला चीफ जस्टिस के पास गया। चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो अब इस मामले को आगे कैसे लेके चलते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने का कहा जाएगा चीफ जस्टिस की तरफ से तो ज़रूर अदा करेंगे। मगर अब ये क्योंकि जुडिशरी का इंटरनल मामला है जिसमें अब चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया है और मैटर सब जुडिस है, तो हम इसमें कोई और रोल प्ले कर नहीं सकते। मगर ये जो मैं एक बात कर रहा था कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट आया, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंच तश्कील दें, तो बेंचेस को तश्कील देने का भी एक शफाफ और एक मुनसिफाना तरीका सामने आया। बंदियाल साहब के दौर में तो फर्द वाहिद फैसला करता था कि बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। तो जब शफाफियत भी आई है और कोर्ट ने आज आर्ग्यूमेंट्स भी एट लेंथ सुने हैं और 29 अप्रैल तक ये केस मुलतवी किया है, तो तब तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। अच्छा, अता तारड़ साहब, अब खबर ये जो सामने आई कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को हुकूमत ने बताया कि फुल कोर्ट इजलास में आपके नाम पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन पता ये लग रहा है या बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ नहीं था तो उन्होंने फिर मीटिंग के मिनट्स मांगे थे, उसके बाद उन्होंने माजरत की। यहाँ तक तो सही है कि वफाकी वज़ीर कानून ने उनसे मुलाकात भी की लाहौर में, इसकी अटॉर्नी जनरल ने भी तस्दीक की है, लेकिन ये क्या उन्हें गलत बताया गया कि उनके नाम पर मुकम्मल इत्तफाक हुआ है और जो नहीं हुआ था इस वजह से भी उनकी माजरत सामने आई कि वो नहीं कमीशन का सरबराह बनना चाहते? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई हकीकत है। देखिए, एक मशावरत हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें यह तय पाया कि एक कमीशन बनाया जाएगा और कोई भी नेक नाम
और अच्छी शोहरत के हामिल साबिक जज या साबिक चीफ जस्टिस पे बनाया जाएगा, जिसके बाद काबीना में डिस्कशन हुई और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम काबीना ने फाइनल किया और उनकी रजामंदी ली उनसे और उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। तो देखिए, जब रजामंदी का उन्होंने इजहार कर दिया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो तमाम जो लवाजमात थे वो पूरे किए गए, कानूनी तौर पे भी और जो एक मशावरत के आदाब होते हैं उसके तहत भी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि खुदा ना खास्ता कोई मशावरत नहीं हुई या ये तय नहीं हुआ कि कोई जज होगा या साबिक चीफ जस्टिस होगा या नाम पे जो काबीना में मशावरत हुई है वो बिल्कुल क्लियर था। तो इस पर कोई अभाम नहीं है किसी किस्म का। ठीक है। अच्छा अता साहब, अब फरवरी में इंतखाबात हुए, उसके बाद हुकूमत भी बन गई, फिर आपको पता है नए सदर भी आ गए, सेनेट के इलेक्शन भी जिस हद तक हो सकते थे हो गए, खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी सिर्फ रहता है, बहुत से मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कि जजेस को मशकूक ख़त भेजे गए, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शिकायत कर रहे हैं कि उनके काम में मदाखलत की जा रही है। हुकूमत का जवाब अब तक जो साबित हो रहा है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना, यानी उधर ख़त भेजे जा रहे हैं, मशकूक ख़त, उनके अंदर मशकूक पाउडर मौजूद है। और हुकूमत का क्या जवाब है मुल्क के इन हालात में कि उस साबिक ट्विटर और एक्स को बंद रखा गया। अब अदालत में ये मामला चल रहा है, अदालत ने कहा कि 17 फरवरी से एक्स बंद है, मुसलसल अदालतों के फैसले आ रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स थे, इस पर आपकी हुकूमत कहती है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो ख़त भेजे जा रहे हैं जजेस को, मशकूक ख़त भेजे जा रहे हैं, धमकी आमेज़ ख़त भेजे जा रहे हैं, वो थ्रेट नहीं है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये थ्रेट बन गया है वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा। कैसी अजीब सी बात है तार साहब, यही मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का? नहीं देखिए, कतन अजीब बात नहीं है। एक तो देखिए, एक्स केयर टेकर के दौर में पाबंदी लगी, ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये पाबंदी हमने आके नहीं लगाई या हमारी वफाकी हुकूमत ने आके नहीं लगाई। हाँ, इसको बरकरार रखा गया, वो अपनी जगह दुरुस्त है। पाबंदी पहले से मौजूद थी, वो बरकरार रही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जजेस वाले मामले की भी तहकीकात हो रही है, पाउडर की और इस लेटर की। उसमें फोरेंसिक और जदीद टेक्नोलॉजी, मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो डिप्लॉय की जा रही है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मामला है और ये संजीदा मामला है। इस पे मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर क्या साराइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि कोई इसका नतीजा निकल आए। देखिए, जहाँ तक एक्स का मामला है, मैं तो ये समझता हूँ और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मगर जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टेट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, जहाँ पे मुल्क दुश्मनों से फंडिंग लेके कुछ लोग बैठ के एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचाते हैं, शुहदा की भी तज़ीक करते हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम फैला देते हैं। और सुबह को बंदा उठता है, वो कहता है आज क्यों ना पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया जाए, आज क्यों ना कियोस फैला दिया जाए। अब पीछे एक अफवाह फैला दी कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बड़ी नामुनासिब थी। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम अपने ऊपर लागू करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, तमाम जो जर्नलिस्ट की बॉडीज हैं वो हों, फ्रीलांसर्स हों, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें कि ये डूज एंड डोंट्स हैं। और ये पाबंदी असूली तौर पे मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, बट देन अगेन जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड क्या है, हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि उसको रोका जाए। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रीली यूज होने चाहिए, बट फिर अगर स्टेट रेगुलेट करेगी, लेजिस्लेशन होगी, उस पर फिर बेजा तनकीद की जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूं, और पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, क्यों ना एक कमेटी बना दी जाए, जॉइंट कमेटी, जिसमें अपोजिशन के मेंबरान भी हों, जिसमें सहाफ़ी भी हों, जिसमें सोशल मीडिया के वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स भी हों, और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे एग्री कर लिया जाए। फिर जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो देखिए, ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ आज़ादी इज़हार राय है और एक तरफ स्टेट का इंटरेस्ट है, और ये बड़ी थिन लाइन है इन दोनों के दरमियान, बड़ी फाइन लाइन है। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का इरादा नहीं रखती इस प्लेटफॉर्म पर, यह आपका मौक़िफ़ है? देखिए, वफाकी हुकूमत चाहती है कि कुछ ना कुछ कवायद और ज़वाबित तय कर लिए जाएं, जिसके अंदर हम ये तय कर लें कि ख़वातीन को हम उनके ऊपर बेजा इल्ज़ामात, गालम गलोच, बद इखलाकी, बद तहज़ीबी नहीं करेंगे। जो आप कंटेंट देखें आता है, मतलब इंसान क्या कहे कि आप इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक बैलेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम एक खुद पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें। चले, आपका चार्टर सही है, इससे मुताल्लिक आपका करें कि झूठी खबरें और फेक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे,
इससे और मैं हामी हूं कि ये बैन लिफ्ट होना चाहिए, मगर फिर ये कंडीशनैलिटीज हो कि हम फ्री स्पीच के राइट को मिसयूज करते हुए मुल्की मफाद को और मुल्की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है अतातर साहब, एक और दिलचस्प मामला है वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर के हवाले से। ये एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अब उनके सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा है, वज़ीर दिफा को मुखातिब किया है कि 350 अरब रुपए मालियत की जो ज़मीन है जगह, उसका 50 अरब में सौदा हो गया और उसमें से भी सिर्फ 1 अरब मौसूल हुए हैं। अब हैरान कुन बात यह है कि ये ख़त सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उनकी जानिब से भी तनकीद की जा रही है आपकी हुकूमत पर। लेकिन अगर ये मामला ये इल्ज़ाम या ये स्कैंडल सच नहीं है तो फिर आप और आपके साथी मुस्लिम लीग नून में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों की? एहसन इकबाल साहब ने 2021 में गालिबन कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, वॉल्टन एयरपोर्ट के मामले की। तो अगर ये सच नहीं था तो फिर आप क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? और अगर ये सच था तो फिर आपकी हुकूमत बनने के बाद इस मामले पर आपकी जमात और आपकी हुकूमत चुप कर क्यों बैठ गई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, और जब ये इमरान खान साहब रूडा का प्रोजेक्ट कर रहे थे या इमरान खान साहब ये वॉल्टन एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कर रहे थे और एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा था, तो मैं तो तब इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई और कहा कि जी ये औने पौने इसको बेचा जा रहा है और ये बिल्कुल मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट पे दिया जा रहा है और ये ज्यादती है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप सोशल मीडिया पे देखें, हर जगह पे मौजूद हैं। तो हमारे पास भी है। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल चला दीजिएगा उसको। ये कॉन्ट्रैक्ट एक तो देखिए ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ और उसकी जो पेमेंट्स हैं जो रिसीव होनी है उस पर एविएशन डिवीजन देखेगा कि जी कितनी डेफर्ड पेमेंट्स हैं, पेमेंट स्केड्यूल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स तय हुई थी और कहां पे कमी कोताही है, उसको पूरा किया जाएगा। मगर हैविंग सेड दैट, हम ये समझते हैं कि उस दौर में जब इमरान खान साहब ये काम कर रहे थे और उनकी हुकूमत हर जगह पे ज़मीनों का कारोबार कर रही थी, उन्होंने बहुत गलत किया बहुत सारी जगहों पे, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था और उसकी तहकीकात भी हुई। तो इस पे जो कमी कोताही है, देखें जब एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अक्रू कर गया और एक हुकूमत के और एक कंपनी के दरमियान कर गया, अब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को देख के जो हो सका वो करेंगे और उस पर अगर पेनल्टी बनती हुई या उस पर अगर कोई उसकी करेक्टिव मेजर्स लेने हुए, रिमीडियल मेजर्स लेने हुए, वो लेने चाहिए।